हेलो दोस्तों, पिछले एपिसोड में कहानी एक बहुत क्रूशियल पॉइंट पर पहुंच चुकी थी, जहां वांग लिंग को पूरी तरह समझ आ गया था कि संजी, रान सुफेंग और झाओ चेन ने मिलकर उसे एक डेंजरस जाल में फंसाने की कोशिश की थी। लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये था कि उल्टा वही तीनों अब उसी पर डिपेंड हो गए थे। इसलिए वांग लिंग ने सिचुएशन को अपने कंट्रोल में लेते हुए साफ शर्त रखी, अगर उन्हें उसकी प्रोटेक्शन चाहिए तो उन्हें अपनी फैमिली के 90% तक सेलेस्टियल जेड क्रिस्टल्स देने होंगे। और मजबूरी में तीनों को ये डील एक्सेप्ट करनी पड़ी, क्योंकि उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं बचा था। इसी दौरान वांग लिंग को एक और बेहद अहम जानकारी मिलती है प्लैनेट युंगशिया के बारे में, जहां गोल्डन फ्लेम और गोल्डन वेन्स मौजूद हैं। ये वही मिसिंग पीस था जिसकी उसे अपनी कल्टीवेशन के नेक्स्ट स्टेज के लिए जरूरत थी। इसलिए बिना टाइम वेस्ट किए वो वहां जाने का फैसला करता है। लेकिन रास्ते में उसकी मुलाकात होती है हुआन डोंग से, जो कि मिस लियू मे का पर्सनल गार्ड था। यहाँ पर कोई नेगोशिएशन नहीं होता, वांग लिंग उसे सीधे बेरहमी से खत्म कर देता है, बिना इस बात की परवाह किए कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। इसके बाद वो संजी को साफ कह देता है कि वो 3 महीने के लिए एक जरूरी काम से जा रहा है और उसके बाद वापस लौटेगा। ये कोई रिक्वेस्ट नहीं थी, ये एक कॉन्फिडेंस स्टेटमेंट था। और इतना कहकर वो यंगशिया प्लैनेट की तरफ निकल पड़ता है। लेकिन दूसरी तरफ खतरा और बड़ा हो चुका था। हुआन फैमिली के लीडर हुआन वुकिंग को हुआन डोंग की मौत की खबर मिल चुकी थी, और क्योंकि वो मिस लियू मे का पर्सनल गार्ड था, इसलिए ये मामला अब पर्सनल रिवेंज बन चुका था। हुआन वुकिंग फैसला करता है कि इसका बदला खुद लियू मे लेगी। लेकिन तब तक वो एक बेहद खतरनाक कदम उठाता है। वो पूरे रान यून स्टार को सील कर देता है, स्टार लॉकिंग ग्रैंड फॉर्मेशन एक्टिवेट करके। मतलब अब ना कोई अंदर जा सकता है, ना कोई बाहर निकल सकता है। पूरा प्लैनेट एक जाल में फंस चुका है। अब आगे एपिसोड 136 की शुरुआत उसी मोमेंट से कंटिन्यू होती है, जहां वांग लिंग अपने स्टार कॉम्पस और थंडर ड्रैगन के साथ उड़ते हुए आखिरकार यंगशिया प्लैनेट के बाहर पहुंच चुका होता है। लेकिन जैसे ही वो इस प्लैनेट को देखता है, वो तुरंत समझ जाता है कि यहाँ कुछ बहुत गलत है। पूरा प्लैनेट एक भारी और घनी डेथ एनर्जी से घिरा हुआ था, इतनी ज्यादा कि अंदर क्या है कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। ये देखकर वांग लिंग खुद भी शॉक हो जाता है, क्योंकि उसके हिसाब से जहां गोल्डन फ्लेम और होती है, वहां एक्सट्रीम यांग एनर्जी डोमिनेट करती है। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही सीन था, प्योर डेथ ऑरा हर तरफ फैला हुआ था। लेकिन वांग लिंग रुकने वालों में से नहीं है। वो तुरंत अपनी 7 स्वॉर्ड फॉर्मेशन एक्टिवेट करता है और उस डेंस डेथ एनर्जी को काटते हुए धीरे धीरे प्लैनेट के अंदर एंटर करता है। अंदर का नजारा और भी डरावना था। चारों तरफ अंधेरा, सूखी जमीन और मरे हुए पेड़ों जैसा माहौल, एकदम लाइफलेस वर्ल्ड। सबसे अजीब बात यह थी कि वहां कोई इनहैबिटेंट दिखाई ही नहीं दे रहा था, जैसे पूरा प्लैनेट खाली हो चुका हो। तभी अचानक वांग लिंग को एक बेहद खतरनाक प्रेजेंस महसूस होती है। वो तुरंत रिएक्ट करता है और पास की एक चट्टान के पीछे छुप जाता है। जैसे ही वो उस एनर्जी सोर्स को ऑब्जर्व करता है, वो एक पल के लिए फ्रीज हो जाता है। मून गेजर सर्पेंट, उसके मुंह से खुद ब खुद ये नाम निकलता है। ये कोई साधारण क्रीचर नहीं था, ये एक रेयर पैरासाइट था, जिसके बारे में उसे एंशिएंट गॉड टूसी की मेमोरी से पता चला था। ये क्रीचर्स नॉर्मली एंशिएंट गॉड्स की बॉडी के साथ जुड़े रहते हैं, उनके ब्लड से सर्वाइव करते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये पैरासाइट्स अपने होस्ट को नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि एंशिएंट गॉड्स इन्हें एक तरह के लिविंग वेपन या स्पिरिट ट्रेजर की तरह इस्तेमाल करते थे, खासकर जब ये अपने 3rd फॉर्म में पहुंचते हैं। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये थी, अगर एंशिएंट गॉड मर जाता है तो ये पैरासाइट भी उसके साथ खत्म हो जाता है। और वांग लिंग खुद एंशिएंट गॉडलैंड देख चुका था, जहाँ टूसी का कोई ट्रेस बचा था, लेकिन उसका मून गेजर सर्पेंट वहां मौजूद नहीं था। तो फिर ये यहाँ कैसे जिंदा है? यहीं से उसके दिमाग में एक डेंजरस थ्योरी बनती है। क्या यंगशिया प्लैनेट के अंदर कहीं एक डेड एंशिएंट गॉड की बॉडी छुपी हुई है, या फिर कुछ और भी ज्यादा अजीब चल रहा है? और सबसे बड़ी बात, इतनी बड़ी चीज अगर यहाँ है तो अब तक किसी और को इसके बारे में पता क्यों नहीं चला? ये सवाल जितने बढ़ते हैं उतना ही खतरा साफ दिखने लगता है। इसलिए वांग लिंग ज्यादा डीप इन्वेस्टिगेशन में नहीं पड़ता। वो तुरंत फैसला करता है, यहाँ रुकना बेवकूफी होगी। उसका मेन गोल क्लियर है, गोल्डन फ्लेम और गोल्डन वेन्स। और फिर अगले 1 घंटे तक वो पूरे प्लैनेट पर सर्च करता है, और सरप्राइजिंगली उसे ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। आखिरकार उसे वो मिल जाते हैं, गोल्डन फ्लेम और गोल्डन वेन्स, यानी उसका मेन ऑब्जेक्टिव पूरा हो चुका था। जैसे ही वांग लिंग उन गोल्डन फ्लेम और वेन्स के पास पहुंचता है, उसके साथ मौजूद लिन जुआन एक्साइटमेंट में पागल हो जाता है। वो खुशी से चिल्लाते हुए कहता है कि ये सारे वेन्स अब उनके हैं, उनकी किस्मत खुल गई है, और बस एक ऑर्डर मिले तो वो सब कुछ इकट्ठा कर देगा। लेकिन यहीं पर वांग लिंग उसे तुरंत चुप करा देता है, क्योंकि जहां लिन जुआन को सिर्फ ट्रेजर दिख रहा था, वहीं वांग लिंग को कुछ गड़बड़ महसूस हो रही थी। वो ध्यान से उन गोल्डन फ्लेम वेन्स को ऑब्जर्व करता है और बिना छुए ही रुक जाता है। उसके दिमाग में एक एक करके सवाल उठने लगते हैं। ये वेन्स इतनी सरफेस पर क्यों हैं? कोई भी असेंडेंट कल्टीवेटर इन्हें आसानी से ढूंढ सकता था, फिर अब तक किसी ने इन्हें लिया क्यों नहीं? और सबसे बड़ा डाउट, इनका स्ट्रक्चर। नॉर्मली ऐसे ओर्स हजारों साल में बनते हैं और उनका शेप इरेगुलर होता है, लेकिन यहाँ हर एक वेन परफेक्टली यूनिफॉर्म है, जैसे किसी ने जानबूझकर एक पैटर्न में सजाया हो। और यहीं वांग लिंग को असली सच समझ आता है। वो तुरंत हवा में ऊपर उठता है और पूरे एरिया को ऊपर से देखता है, और जो वो देखता है वो खौफनाक था। जिन्हें वो अब तक सूखे पेड़ समझ रहा था, वो दरअसल टेंटिकल्स थे।
और जो गोल्डन फ्लेम वेन्स थीं, वो मिलकर एक विशाल स्केलेटन स्ट्रक्चर बना रही थीं। मतलब साफ था, ये कोई नॉर्मल प्लैनेट नहीं, ये खुद एक जिंदा क्रीचर था, मूनगेजर सर्पेंट, और वो भी अपने सेकंड फॉर्म में, जहां वो सोया हुआ है, लेकिन उसका साइज पूरे प्लैनेट जितना फैल चुका है। अब पिक्चर पूरी क्लियर हो जाती है। अगर ये क्रीचर जाग गया तो वांगलिंग के बचने के चांसेस लगभग 0 हो जाएंगे। वो तुरंत समझ जाता है कि अगर उसने अभी एक्सकवेशन शुरू कर दी होती तो वाइब्रेशन से ये मॉन्स्टर जाग जाता और फिर ये मिशन वहीं खत्म हो जाता। शायद यही वजह थी कि जो भी कल्टीवेटर्स पहले यहाँ आए होंगे वो इस ट्रैप को समझ नहीं पाए, और जब तक उन्हें सच्चाई का एहसास हुआ होगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। यानी ये ट्रेजर असल में ट्रेजर नहीं, एक परफेक्टली डिजाइन डेथ ट्रैप था। लेकिन यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, वांगलिंग पैनिक नहीं करता। वो पीछे हटता है, ऑब्जर्व करता है और कामली सोचता है, क्योंकि उसके लिए ये गोल्डन फ्लेम वेन्स सिर्फ वेल्थ नहीं है, ये उसके हेवन डिफाइंग बीट के लिए जरूरी हैं। मतलब वो इन्हें छोड़ेगा नहीं, बस तरीका बदलना पड़ेगा। और यहीं उसकी असली इंटेलिजेंस दिखती है। वो ये प्लान करता है कि सीधे भिड़ने की बजाय वो इस मूनगेजर सर्पेंट को समहाउ न्यूट्रलाइज करेगा, शायद उसे सुलाकर या टेम्पररी डिसेबल करके, ताकि वो सेफली ये ट्रेजर निकाल सके। यानी अब अगला स्टेप फाइट नहीं, स्ट्रैटेजी है। और ऑनेस्टली यही वो पॉइंट है जहां क्लियर हो जाता है कि वांगलिंग सिर्फ ताकत से नहीं, दिमाग से जीतता है। अब यहाँ कहानी एकदम पैरेलल ट्रैक पर शिफ्ट होती है, जहाँ एक तरफ वांगलिंग अपनी स्ट्रैटेजी बनाने के लिए वापस रान्यून प्लैनेट की तरफ निकल चुका है, वहीं दूसरी तरफ हुआन फैमिली में कुछ ऐसा हो रहा है जो फ्यूचर के पूरे बैलेंस को बदल सकता है। सीन आता है हुआन मून लेक पर, जहाँ फैमिली के कई पावरफुल एल्डर्स इकट्ठा हो चुके हैं और सेंटर में मौजूद है मिस लियू मे। यहाँ एक बेहद रेयर और खतरनाक टेक्निक परफॉर्म हो रही है, ब्लड रिप्लेसमेंट आर्ट। ये कोई साधारण रिचुअल नहीं था। हर एक एल्डर अपनी बॉडी से खून की बूंद निकालकर लियू मे के अंदर ट्रांसफर कर रहा था। मतलब वो सिर्फ पावर नहीं बल्कि पूरा हुआन ब्लड लाइन उसके अंदर एम्बेड कर रहे थे। तभी वहां एंट्री होती है हुआन वुकिंग की, जो सीधे लियू मे से कहता है कि इस रिचुअल के बाद वो पूरी तरह हुआन क्लैन की असली मेंबर बन जाएगी और उसके अंदर वही ब्लड लाइन फ्लो करेगा। लेकिन इसके साथ एक कंडीशन भी है, उसे इस ब्लड लाइन की इज्जत हमेशा बनाए रखनी होगी। लियू मे बिना हेजिटेशन के सर झुका देती है। क्लियर है, वो इस पावर को पाने के लिए पूरी तरह तैयार है। इसके बाद सीन और इंटेंस हो जाता है। हुआन वुकिंग खुद अपना ब्लड इस रिचुअल में ऐड करता है और साथ ही एक एंसेस्ट्रल स्पिरिट टेक्निक एक्टिवेट करता है, जिससे आसमान से भयानक एनर्जी सीधे लियू मे की बॉडी पर गिरने लगती है। ये कोई नॉर्मल एम्पावरमेंट नहीं था, ये लीनिएज रिकंस्ट्रक्शन था। वहीं खड़ा ग्रेट एल्डर ये सब देखकर सोच रहा था कि कैसे उनकी हुआन फैमिली कभी इमॉर्टल्स हुआ करती थी, जो थंडर सेलेस्टियल रियल्म से बिलोंग करती थी, लेकिन उसके कोलैप्स के बाद उनका ओरिजिनल ब्लड लाइन खो गया। और तभी से वो इस ब्लड रिप्लेसमेंट आर्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने ब्लड को फिर से प्योर और सुप्रीम बनाने के लिए। सबसे शॉकिंग बात ये थी कि हुआन वुकिंग खुद अपनी कल्टीवेशन की परवाह किए बिना इतना ब्लड शेयर कर रहा था। वो जानता था कि इससे उसका लेवल गिर सकता है, लेकिन फिर भी वो रुक नहीं रहा था, क्योंकि उसका फोकस क्लियर था, लियू मे को परफेक्ट वेसल बनाना। और यहीं पर वो अपना सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड निकालता है, 10,000 इल्यूजन फॉर्मलेस डाओ। ये टेक्निक उसने आज तक किसी डिसाइपल को नहीं दी थी, लेकिन आज वो इसे भी लियू मे के साथ शेयर कर देता है। ये देखकर बाकी एल्डर्स के अंदर जेलसी साफ दिख रही थी, क्योंकि ये प्रिविलेज आज तक किसी को नहीं मिला था। लेकिन असली शॉक अभी बाकी था। जैसे ही रिचुअल आगे बढ़ता है, लियू मे का कल्टीवेशन एक्सप्लोड करने लगता है। एक के बाद एक ब्रेक थ्रूज, बिना स्ट्रगल, बिना डिले, और देखते ही देखते वो सीधे असेंडेंट ग्रेट परफेक्शन तक पहुंच जाती है। ये कोई नॉर्मल ग्रोथ नहीं थी, ये अननेचुरल लीप था। यहाँ तक कि ग्रेट एल्डर भी हैरान रह जाता है, क्योंकि असेंडेंट स्टेज में हर लेवल पार करना बेहद मुश्किल होता है, लेकिन लियू मे के लिए ये जैसे खेल बन गया था। और फिर सब कुछ पूरी तरह बदल जाता है। जहां हुआन वुकिंग उसे 10,000 इल्यूजन फॉर्मलेस डाओ दे रहा था, वहीं लियू मे उसे इवॉल्व कर देती है। वो उसे ट्रांसफॉर्म करके बना देती है 10,000 इल्यूजन डेविल डाओ। ये देखकर पूरे हुआन फैमिली के एल्डर्स शॉक में आ जाते हैं, क्योंकि ये वही लॉस्ट डाओ था जो उनके क्लैन से सदियों पहले गायब हो चुका था। उन्हें लगा था कि अब वो कभी वापस नहीं आएगा, लेकिन लियू मे ने उसे फिर से जगा दिया। यानी अब साफ है, लियू मे सिर्फ स्ट्रॉन्ग नहीं बनी है, वो हुआन फैमिली की लॉस्ट लेगेसी को वापस लेकर आई है। और इसका मतलब सिर्फ एक है, अब आने वाला क्लैश सिर्फ वांगलिंग वर्सेस हुआन फैमिली नहीं होगा, बल्कि वांगलिंग वर्सेस लियू मे होने वाला है। मिस लियू मे का ब्लड रिप्लेसमेंट आर्ट पूरी तरह कंप्लीट हो चुका था, और ये सिर्फ एक अपग्रेड नहीं बल्कि उसका नया जन्म था। वो अपने मास्टर हुआन वुकिंग का शुक्रिया अदा करती है, और दूसरी तरफ हुआन वुकिंग खुद भी अपनी डिसाइपल पर गर्व महसूस कर रहा था। सबसे शॉकिंग बात ये थी कि उसकी अपनी कल्टीवेशन गिरकर सेकंड स्टेप निर्वाणा स्क्रायर से कॉर्पोरल यांग पर आ चुकी थी, जो कि बहुत बड़ा नुकसान है, लेकिन फिर भी उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। उल्टा वो खुश था, क्योंकि उसकी डिसाइपल ने वो कर दिखाया था जो कोई नहीं कर पाया, 10,000 इल्यूजन हेवनली डेविल डाओ को वापस लाना। वो आसमान की तरफ देखकर अपने एंसेस्टर्स को याद करता है और ऐलान करता है कि उनकी खोई हुई लेगेसी अब लौट आई है, और उसे वापस लाने वाली कोई और नहीं बल्कि उसकी डिसाइपल हुआन मी है। और इसी के साथ वो उसे उसका पहला मिशन देता है, रान्यून प्लैनेट पर जाकर खून की नदियां बहाने का।
मतलब अब ये सिर्फ रिवेंज नहीं, एक पब्लिक डिस्प्ले ऑफ पावर बनने वाला था। सीन तुरंत शिफ्ट होता है रानियन प्लैनेट पर, जो अब पूरी तरह सील हो चुका है। स्टार लॉकिंग ग्रैंड फॉर्मेशन इतनी मजबूत है कि जाओचिन पूरी ताकत लगाकर भी उसे तोड़ नहीं पा रहा। वो गुस्से में टूट चुका है, पूछता है अब करें क्या बस बैठकर मौत का इंतजार करें? संजी और रान सुफेंग उसे शांत करते हैं, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि ब्रूट फोर्स से ये फॉर्मेशन नहीं टूटने वाला। रान सुफेंग सिचुएशन को समझ चुका था, ये सब एक सेटअप है। हुआन वुकिंग उन्हें बेट की तरह इस्तेमाल कर रहा है ताकि हुआनमी अपनी पावर और स्टेटस साबित कर सके। लेकिन इसी बीच संजी एक उम्मीद की बात करता है। वो कहता है कि जुओ मू ने वादा किया था कि वो 3 महीने में वापस आएगा, लेकिन जाओचेन को इस पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। उसके हिसाब से कोई भी इंसान खुद मौत के गड्ढे में वापस नहीं आता। और तभी माहौल अचानक बदल जाता है। आसमान में बादल घूमने लगते हैं, हवा भारी हो जाती है और तीनों समझ जाते हैं वो आ चुकी है। अगले ही पल वहां पर हुआनमी समन होती है। उसका सिर्फ आना ही काफी था। उसका प्रेशर पूरे रानयुन स्टार पे फैल जाता है। लोग बिना लड़े ही मरने लगते हैं। पूरा प्लैनेट उसके ऑरा से कांप रहा था। वो ठंडे अंदाज में पूछती है, तुम तीनों ही इस प्लैनेट के लीडर्स हो? ये कोई सवाल नहीं था, ये जजमेंट था। संजी ये सब देखकर शॉक में था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एक अकेली लड़की पूरे प्लैनेट को तबाह कर सकती है। लेकिन उसी मोमेंट एक अनएक्सपेक्टेड चीज होती है। रान सुफेंग धीरे धीरे खड़ा होता है और हंसने लगता है। वो कहता है, ब्रदर्स, क्यों ना हम तीनों मिलकर इसका सामना करें। ये डर नहीं था, ये डिसीजन था। और अगले ही पल वो अपनी ओरिजिन सोल जलाना शुरू कर देता है। ये सुसाइड मूव होता है, पावर बूस्ट के लिए अपनी लाइफ फोर्स जलाना। लेकिन वो रुकता नहीं, कहता है कि चाहे मर जाएं, लेकिन बिना लड़े नहीं मरेंगे। उसकी ये हिम्मत देखकर जाओचिन भी पीछे नहीं हटता। वो भी अपनी ओरिजिन सोल जला देता है। और फिर संजी भी। तीनों एक साथ अपनी जान दांव पर लगाकर खड़े हो जाते हैं। अब ये सिर्फ सर्वाइवल नहीं रहा, ये फाइनल स्टैंड बन चुका है। एक तरफ हुआनमी जो ऑलमोस्ट अनस्टॉपेबल है, दूसरी तरफ 3 लीडर्स जो जानते हैं कि वो शायद जीत नहीं सकते, फिर भी लड़ने का फैसला करते हैं। और अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये तीनों मिलकर उसे रोक पाएंगे या फिर ये सिर्फ एक नोबल एंड होने वाला है? अब यहाँ से सीन पूरी तरह रूथलेस हो जाता है, क्योंकि अब ये फाइट ताकत की नहीं, कंट्रोल और मैनिपुलेशन की बन चुकी है। तीनों रान सुफेंग, संजी और जाओचेन अपनी जान दांव पर लगाकर मिस लियू मे पर हमला करने के लिए तैयार खड़े थे। लेकिन लियू मे के चेहरे पर जरा सा भी टेंशन नहीं था। वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ते हुए कहती है कि तुम तीनों वाकई काबिले इज्जत हो, लेकिन अफसोस तुम्हारी ये बहादुरी किसी काम की नहीं। और अगले ही पल वो अपना सबसे खतरनाक हथियार एक्टिवेट करती है, 10,000 इल्यूजन डेविल डाओ का डोमेन। जैसे ही ये डोमेन फैलता है, पूरा बैटलफील्ड उसकी कंट्रोल में आ जाता है। संजी और जाओचेन तुरंत उसके इल्यूजन में फंस जाते हैं। उनकी अपनी कॉन्शियसनेस दब जाती है और वो उसके पपेट्स बन जाते हैं। सिर्फ रान सुफेंग, जो मिड स्टेज असेंडेंट है, किसी तरह खुद को थोड़ा सा आजाद कर पाता है और सीधे लियू मे पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी सामने आ खड़ा होता है जाओचेन, और ये कोई बचाने नहीं बल्कि मारने आया था। लियू मे ठंडे अंदाज में आदेश देती है, तुम अपनी ओरिजिन सोल जला ही रहे हो तो उसे पूरी तरह जला दो। और ये सुनते ही जाओचेन अपनी सोल को पूरी तरह बर्न करना शुरू कर देता है और पागलों की तरह रान सुफेंग पर टूट पड़ता है। रान सुफेंग शॉक में चिल्लाता है, ब्रदर जाओचेन होश में आओ। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वो मदद के लिए संजी को बुलाता है, लेकिन अगला वार पीछे से आता है। संजी अपनी तलवार सीधे उसकी पीठ में घोंप देता है। उस पल रान सुफेंग के लिए ये फाइट खत्म हो चुकी थी। उसके अपने भाई अब उसके दुश्मन बन चुके थे। वो दर्द और गुस्से में चीखता है, पूछता है कि ये कैसा डाव है जो इंसान को अपने ही लोगों के खिलाफ खड़ा कर देता है। लेकिन लियू मे बस खेल रही थी। वो टेलीपोर्ट होकर उसके पीछे आती है और ठंडे स्वर में कहती है, मैं कब तुमसे लड़ी? तुम तीनों तो आपस में ही लड़ रहे हो, मेरा इससे क्या लेना देना। यही उसकी असली ताकत थी। उसे खुद लड़ने की जरूरत ही नहीं थी। उसका डाव ऐसा था कि लोग खुद उसके लिए मरने को तैयार हो जाते थे। और फिर वो एक सिंपल कमांड देती है, मेरे लिए मर जाओ। और अगले ही पल संजी और जाओचेन दोनों खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लेते हैं। एक भयानक एक्सप्लोजन होता है, जिसकी ताकत से रान सुफेंग पूरी तरह टूट जाता है। उसका शरीर हवा में उछलकर नीचे गिरने लगता है। लेकिन लियू मे उसे मरने भी नहीं देती। वो अपनी एनर्जी स्ट्रिंग से उसे हवा में ही जकड़ लेती है। अब वो सिर्फ एक घायल बॉडी नहीं, बल्कि एक इन्फॉर्मेशन सोर्स था। वो उससे पूछती है, हुआन डोंग को मारने वाला असल में कौन था? क्योंकि उसे साफ समझ आ चुका था, ये तीनों इतने पावरफुल नहीं थे कि उसके गार्ड को मार सकें। और यहीं वो उनकी असली योजना भी एक्सपोज कर देती है कि ये तीनों पहले से क्लोन्स तैयार कर चुके थे, ताकि असली बॉडी मर भी जाए तो वो बचकर निकल जाए। अपना सीक्रेट खुलता देखकर रान सुफेंग टूट जाता है। उसकी हिम्मत, उसका प्राइड सब खत्म हो चुका था। और आखिरकार वो सच बोल देता है। उसका नाम झुओ मू है। वो अपनी जान की भीख मांगते हुए कहता है कि हुआन डोंग को उसने नहीं, बल्कि उसी झुओ मू ने मारा था, और अगर लियू मे चाहे तो वो उसे ढूंढने में मदद भी कर सकता है। और यहीं गेम पूरी तरह पलट जाता है। अब टारगेट बदल चुका है। अब अगला शिकार वांग लिंग है। अब मिस लियू मे सिर्फ ताकत नहीं दिखा रही, वो मर्सी नाम की चीज को पूरी तरह खत्म कर चुकी है।
रान सुफेंग अपनी जान की भीख मांगकर जुओ मू का नाम बता देता है, लेकिन लियू मेई उसे सुनने का कोई इरादा ही नहीं रखती। वो बस अपनी मुट्ठी बंद करती है और अगले ही पल रान सुफेंग की बॉडी हवा में ही एक्सप्लोड हो जाती है। बिना किसी हेजिटेशन के वो ठंडे स्वर में कहती है, उसे कोई जल्दी नहीं, चाहे जुओ मू दुनिया के किसी भी कोने में क्यों न छिप जाए, वो बचेगा नहीं। क्योंकि एक बार हुआन फैमिली का खून किसी के हाथ पर लग जाए, उसके बाद उसका बचना नामुमकिन है। सीन तुरंत शिफ्ट होता है और हम वापस आते हैं वांग लिंग पर, जो अपने थंडर ड्रैगन के साथ रानयून प्लैनेट के बाहर पहुंच चुका है। लेकिन इस बार नजारा अलग है। पूरा प्लैनेट एक कॉम्प्लेक्स रिस्ट्रिक्शन फॉर्मेशन से घिरा हुआ है। वांग लिंग तुरंत समझ जाता है कि ये नॉर्मल बैरियर नहीं है, लेकिन उसे तोड़ने के बजाय वो स्मार्ट तरीका अपनाता है। कुछ हैंड साइंस बनाकर वो उस फॉर्मेशन में एक छोटा सा छेद कर देता है और आराम से अंदर एंटर कर जाता है। अंदर आते ही वो अपनी डिवाइन सेंस फैलाकर पूरे प्लैनेट को स्कैन करता है और तभी उसे दूर एक आइस प्लेन में कुछ अजीब महसूस होता है। वहाँ संजी का एक क्लोन मौजूद था, जिसकी कल्टिवेशन सिर्फ कोर फॉर्मेशन पीक थी, यानी ये असली बॉडी नहीं, एक वीक बैकअप था। लेकिन उसी मोमेंट एक और प्रेजेंस वहाँ आ चुकी थी, मिस लियू मेई। वांग लिंग उसे देखते ही शॉक हो जाता है। ये इतनी जल्दी असेंडेंट ग्रेड परफेक्शन तक कैसे पहुंच गई? उसके दिमाग में तुरंत कैलकुलेशन शुरू हो जाती है। सीधे भिड़ना आसान नहीं होगा, जीत पक्का नहीं है। फिर भी वो रुकता नहीं, क्योंकि अब ये सिर्फ फाइट नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। दूसरी तरफ संजी का क्लोन डर के मारे भाग रहा था और अपने मन में सोच रहा था कि उसने ये लाइफ सेविंग क्लोन सबसे छुपाकर बनाया था। फिर भी लियू मेई को इसके बारे में कैसे पता चल गया? तभी पीछे से लियू मेई की आवाज आती है। वो उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि बाहर से हीरो बनकर ओरिजिन सोल जलाई और अंदर से डरकर क्लोन बनाकर भाग रहे हो, यही असली चेहरा है तुम्हारा। वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है, एक अटैक तैयार करती है और ठीक उसी पल एक शैडो बीच में आकर उस अटैक को रोक देता है। वांग लिंग, उसकी एंट्री बिल्कुल सही समय पर होती है और वो संजी के क्लोन को बचा लेता है। लियू में भी उसे देखकर थोड़ी देर के लिए रुक जाती है, क्योंकि वो उसे पहचान नहीं पाती, लेकिन उसे महसूस हो जाता है कि ये कोई आम कल्टिवेटर नहीं है। उधर संजी तुरंत चिल्लाता है, सीनियर जुओ मू, मुझे बचा लो। लेकिन यहाँ वांग लिंग का रिएक्शन इंटरेस्टिंग है। वो पहले गुस्सा होता है। वो संजी को डांटते हुए कहता है कि अगर उसने क्लोन बना ही लिया था तो उसे पहले क्यों नहीं बताया? क्या वो चाहता था कि वो असली लड़ाई लड़े और ये लोग सिर्फ दिखावा करके बच जाएं? ये सवाल सीधा था और सच्चा भी। संजी के पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन यहीं वांग लिंग का असली कैरेक्टर सामने आता है। वो गुस्सा छोड़कर शांत होता है और कहता है, कोई बात नहीं, मैंने तुम लोगों के सेलेस्टियल जेड ले लिए हैं, तो अब तुम्हारी हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी है। और सबसे इम्पोर्टेंट, मैं अपने वादे हमेशा निभाता हूँ। यानी साफ है, अब ये सिर्फ डील नहीं रही, ये कमिटमेंट बन चुकी है। एक तरफ मिस लियू मेई जो अब अनस्टॉपेबल लग रही है, और दूसरी तरफ वांग लिंग जो जानता है कि ये फाइट आसान नहीं, फिर भी पीछे हटने वाला नहीं है। अब असली टकराव शुरू होने वाला है। वांग लिंग वर्सेस लियू मेई। वांग लिंग धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए आखिरी वार्निंग देता है। वो साफ कह देता है कि बीच में मत आओ और रानयून प्लैनेट छोड़कर चली जाओ। उसका टोन काम है, लेकिन अंदर प्रेशर साफ दिख रहा है। वो संजी के क्लोन को लेकर निकलने ही वाला होता है, लेकिन उसी पल सब कुछ बदल जाता है। अचानक मिस लियू मेई के अंदर की एनर्जी रिएक्ट करती है। जैसे ही उसे एहसास होता है, उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ जाती है और फिर वो सीधा सच बोल देती है कि चाहे वांग लिंग ने अपना चेहरा बदला हो, ऑरा छुपाया हो, लेकिन वो उसे पहचान चुकी है। ये नजरें सिर्फ एक ही इंसान की हो सकती है, वांग लिंग। बस नाम सामने आते ही गेम खुल जाता है। वांग लिंग बिना वक्त गंवाए तुरंत फिंगर अटैक करता है, लेकिन लियू मेई भी तैयार थी। वो बैरियर बनाकर उसे ब्लॉक कर देती है और फिर वो अपने पुराने गुस्से को बाहर निकालती है। सुजाकू प्लैनेट की बात, उसका टूटा हुआ डोमेन, उसका ह्यूमिलिएशन, सब कुछ। अब ये सिर्फ फाइट नहीं, प्योर रिवेंज है। वो साफ कहती है कि आज वो उससे सब कुछ छीन लेगी, उसकी हर वो चीज जिससे उसे लगाव है। और सबसे बड़ा वार, वो ली मुवान का नाम लेती है। ये सुनकर साफ है, वो सिर्फ शरीर नहीं, वांग लिंग के दिल को तोड़ना चाहती है। और फिर उसका डोमेन फैलता है। पूरा बैटलफील्ड उसकी इल्यूजन वर्ल्ड में बदल जाता है, जहां से बचना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। वांग लिंग भी पीछे नहीं हटता। वो अपनी इमॉर्टल सोर्ड निकालता है और दोनों के बीच एक ब्रूटल सोर्ड फाइट शुरू हो जाती है। हर क्लैश में पावर टकरा रही थी, इतना कि पूरा डोमेन ही क्रैक होकर टूटने लगता है। लेकिन असली डेंजर अभी शुरू होता है। मिस लियू मेई एक्टिवेट करती है 10,000 इल्यूजन डेविल दाओ, और इस बार ये सीधा वांग लिंग के माइंड पर अटैक करता है। अचानक उसके सामने रेड बटरफ्लाई आ जाती है, इतनी रियल कि स्पिरिचुअल सेंस भी उसे फेक नहीं बता पाता। यहीं पर किसी भी कल्टीवेटर का अंत हो जाता, लेकिन वांग लिंग अलग है। वो तुरंत अपनी रिवर फॉल दाओ एक्टिवेट करता है और इल्यूजन को तोड़ देता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, हर इल्यूजन तोड़ने के साथ वो और गहराई में फंस रहा था। अगले इल्यूजन में उसे लिटिल जू दिखती है, उसके आंखों में आंसू होते हैं। वो मासूम आवाज में कहती है, अंकल क्या आप मुझे भी मार दोगे? ये सीधा दिल पर वार था, लेकिन फिर भी वांग लिंग कंट्रोल नहीं खोता। वो फिर से रिवर फॉल दाओ से उसे डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन इल्यूजन्स रुकते नहीं, बल्कि और डेंजरस होते जाते हैं। अब सामने आता है ड्यूशियन, फिर उसके पेरेंट्स और आखिर में ली मुवान। वो उसे पुकार रही है, धीरे धीरे उसकी तरफ आने के लिए। और इस बार वांग लिंग के कदम रुकते नहीं।
वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगता है। यही असली खतरा है, क्योंकि इस बार ये इल्यूजन सिर्फ आंखों का नहीं, उसकी यादों, उसके इमोशंस, उसकी सबसे बड़ी कमजोरी का है। और अगर यहाँ वो टूट गया तो ये लड़ाई बिना लड़े ही खत्म हो जाएगी। अब यहाँ से सीन पूरी तरह माइंड वर्सेस विल पावर बन जाता है, क्योंकि मिस ल्यू मे को पूरा यकीन था कि उसने गेम जीत लिया है। वो खुश होते हुए एक्सप्लेन करती है कि उसका 10,000 इल्यूजन हेवनली डेविल डाउ किसी भी कल्टिवेटर की मेमोरीज को यूज करके उसकी ओरिजिन सोल को अंदर से जला देता है, और जैसे ही इंसान इमोशनल होकर कंट्रोल खो देता है वो पूरी तरह उसके कब्जे में आ जाता है। वो धीरे धीरे वांग लिंग के करीब आती है, कॉन्फिडेंट, काम, जैसे शिकार उसके हाथ में आ चुका हो। वो साफ कहती है कि अब उसकी सोल जलना शुरू हो चुकी है और ये आग रुकने वाली नहीं। लेकिन यहीं सब उल्टा पड़ जाता है, क्योंकि मिस ल्यू मेई ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। उसने वांग लिंग की ओरिजिन सोल को कम समझ लिया। अचानक उसके अंदर से एक भयानक एनर्जी फूटती है, एंशिएंट थंडर ड्रैगन। वो गरजते हुए बाहर आता है और पूरा इल्यूजन हिला देता है। ल्यू मेई शॉक में चली जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि एक इंसान की सोल के अंदर इतनी टेरिफाइंग थंडर पावर कैसे हो सकती है। और अगले ही पल वो ड्रैगन वापस वांग लिंग के अंदर समा जाता है। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। वांग लिंग पूरी तरह इल्यूजन से बाहर आ चुका है। अब उसकी आवाज बदल चुकी है, काम नहीं बल्कि अंदर से उठता हुआ तूफान है। वो सीधे ल्यू मेई से कहता है कि वो उसके जैसा नहीं है, उसका दिल कभी शांत नहीं रहा। बाहर से वो चाहे जितना कंपोज दिखे, लेकिन अंदर वो हमेशा लड़ता रहा है, हेवन के खिलाफ, फेट के खिलाफ। वो साफ करता है उसकी इमोशंस उसकी कमजोरी नहीं है, उसकी सबसे बड़ी ताकत है। यही फर्क है, एक तरफ ल्यू मेई जिसने शॉर्टकट लेकर पावर पाई, और दूसरी तरफ वांग लिंग जिसने हर चीज खुद लड़कर हासिल की। और फिर बस एक कदम, सिर्फ एक कदम आगे बढ़ाकर वांग लिंग पूरा का पूरा 10,000 इल्यूजन डेविल दाव तोड़ देता है। मिस ल्यू मेई वहीं खड़ी रह जाती है, पूरी तरह स्टन। उसे समझ ही नहीं आता कि अभी हुआ क्या है। और फिर वांग लिंग आखिरी वार करता है शब्दों से। वो कहता है कि उसकी कल्टीवेशन उसकी खुद की है, जबकि ल्यू मेई की पावर बस एक दी हुई चीज है, इसलिए वो कभी उसकी डाउ हार्ट को तोड़ ही नहीं सकती। और इसी के साथ वो उसके पूरे इल्यूजन डोमेन को जड़ से तोड़ देता है। अब बैटलफील्ड साफ है, इल्यूजन खत्म, और पहली बार मिस ल्यू मेई वीक लग रही है, जिसके साथ एपिसोड यहीं पे एंड होता है।